हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। तो माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। और SCCL सिंगरेनी कॉलरीज का जो मैनेजमेंट ट्रेनी का कुछ पेपर हुआ है उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन पेपर उसी का डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यह देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन सही है, इनके कुछ प्रूफ्स देखेंगे। इसी के साथ ही हम ये भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स वगैरह जो भी देना हो तो फिर सिंगरेनी ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है, ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अब ये क्वेश्चन पेपर आपको एक चीज है कि जिसे अच्छा खासा मतलब पढ़ा है या फिर कुछ ना कुछ चीजों को फील किया है कॉन्सेप्ट बेसिस पर, तो वहां पर उसके लिए तो क्वेश्चन पेपर आसान था। ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर आप रट के गए हैं तो वहां पे क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हो गया है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन उड़ते हुए आता है आपका, यहाँ पूछता है द फर्स्ट एड रूम स्टाइल हैव अ फ्लोर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन डैश स्क्वायर मीटर्स एज पर माइन रूल्स 1955। माइन रूल्स 1955 के हिसाब से आपका फर्स्ट एड रूम का फ्लोर स्पेस कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर इसके द्वारा लिया गया है 10 मीटर स्क्वायर का बेसिकली, लेकिन आपका करेक्ट आंसर यही है। तो यहाँ पे ये चीज तो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो ये आपका माइन रूल 1955 के हिसाब से दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली मैकेनाइज्ड शाफ्ट सिंकिंग मेथड। निम्न में से कौन सा कंप्लीटली मैकेनाइज्ड शाफ्ट सिंकिंग मेथड है? शाफ्ट बोरिंग, कैसन मेथड, शीट पाइलिंग या फिर फ्रीजिंग मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पूछ लिया है डीजे से। ठीक है, डीजे देशमुख से पूछा गया है। देखिए, EMT से क्लियरली ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें जैसे ही आप खोलेंगे ड्रिल्ड शाफ्ट्स करके, है ना, जो टॉपिक है उस टॉपिक में बकायदा दिया है कि यह एक कंप्लीटली मैकेनाइज्ड सिस्टम, मैकेनाइज्ड वर्किंग है, जिसमें कि जितना का पूरा जो सिंकिंग वर्क है वो एक सीक्वेंस कंट्रोल ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको शाफ्ट के बॉटम में किसी भी प्रकार के मैन को रखने की जरूरत नहीं होती है। एंड शाफ्ट बोरर जो है वो आपका इस प्रकार का होता है कि एक प्रकार का लार्ज टनल बोरिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है फॉर ड्रिलिंग द शाफ्ट। तो यहाँ पर आपका शाफ्ट बोरिंग जो है तो शाफ्ट वर्ड जो आया है उसी को कंसिडर किया है और यह आंसर आपका करेक्ट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following laws primarily governs the flow of air in mine ventilation system? अब देखिए, यहाँ पे माइन वेंटिलेशन सिस्टम को किस लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कि आपका बॉयल्स लॉ करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारा पढ़ाया गया था आपका EMT में ही है, तो वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ यहाँ पर आता है, करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है आपका द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ अ बॉडी और द यूज ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ अ बॉडी इन्वॉल्व्स। तो बेसिकली अगर बॉडी का कोई परमानेंट पार्ट का लॉस हो जाता है ना, परमानेंटली लॉस हो जाता है किसी पार्ट का, तो वो आपका बेसिकली सीरियस बॉडीली इंजरी के केस में आता है। तो यहाँ पर ये आंसर भी इसका करेक्ट लिया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमोट सेंसिंग टेक्निक। निम्न में से कौन सा रिमोट सेंसिंग टेक्निक नहीं है? सबसे पहला GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद आपका लिडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। उसके बाद आता है कैड। कैड आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जो कि माइन प्लान्स बनाने में मदद करता है। एंड आखिरी है आपका GIS। GIS है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमोट सेंसिंग टेक्निक से रिलेटेड नहीं है कैड, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the primary function of dust extraction system in an underground mines? अगर अंडरग्राउंड माइंस में डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो बनाया जाता है उसका प्राइमरी काम क्या है, बेसिक काम क्या है? विजिबिलिटी इंप्रूव करना? नहीं यार,
विजिबिलिटी तो ठीक है इंप्रूव हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन पूछा है बेसिकली। तो प्राइमरी फंक्शन है एयरबोर्न डस्ट को रिमूव करना, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना आप कह सकते हो, बट उतना ज्यादा नहीं आता है। गैस के लेवल्स को मॉनिटर करना ये उसका काम नहीं होता, उसका काम बेसिक जो प्राइमरी काम है उसका वो है एयरबोर्न डस्ट को रिमूव करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू चेन सर्विंग। चेन सर्विंग से निम्न में से कौन से टर्म रिलेटेड नहीं है? तो ट्रू मेरिडियन, ऑफसेट, बेसलाइन, सर्वे स्टेशन, तो ये सब तो आपके चेन सर्विंग में आ जाते हैं, लेकिन ट्रू मेरिडियन जो है वो आपका किस में आता है? कंपास सर्वे में बेसिकली आता है। ठीक है, तो यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपका चेन सर्विंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Question number 8. A homogeneous formation is dealt with during exploration stage. The cores are not eroded by flushing water during the process of collection of the cores. Which type of core barrel is suitable for the above condition? अब देखिए यहाँ पे आपका बोलता है कि आपका जो जहां पर आप कोर्स कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, कोर बोले तो ड्रिलिंग करके, डायमंड ड्रिलिंग करके हम कोर निकाल रहे हैं ताकि हम स्ट्राटा की स्टडी कर सके। अब जो कोर निकाला जा रहा है उसके लिए आप कौन सा बैरल यूज करोगे? आप डबल ट्यूब वाला बैरल यूज करोगे या सिंगल ट्यूब वाला बैरल यूज करोगे? देखिए अब यहां पर बोल रहा है फॉर्मेशन किस प्रकार का है? होमोजीनियस फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो दूसरी चीज यहां पे बोल रहा है कि आपका रॉक इस प्रकार का है, जो कोर निकल रहे हैं पत्थर के वो इस प्रकार के हैं कि अगर पानी फ्लश होता है उनके चारों तरफ से तो वो खराब नहीं होते, वो वैसे के वैसे मतलब टूट नहीं रहा है, इरोड नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार का रॉक है तो उस केस में हम सिंगल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपका डीजे से पूछा गया है, डीजे देशमुख ईएमटी से पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। What is the use of automatic truck control and dispatching system? ये automatic truck control and dispatching system बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपका जो ट्रक है वो पूरी तरह से मतलब लोडिंग अनलोडिंग उसको डिस्पैचिंग वगैरह पूरा का पूरा ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा का पूरा काम होता है इसमें आपका सबसे अच्छी चीज ये है कि लोडिंग पॉइंट पे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अनलोडिंग पॉइंट पे जो अभी तक वेटिंग होता था डंपर्स का उसको रिड्यूस कर दिया इसने वेइंग ब्रिज वगैरह में। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा है OITDS। ठीक है, OITDS आपने पढ़ा है, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम। ये उसी की तरह ही है, ये आपका ATCDS उसी की तरह है ना। ये आपका जल्दी जल्दी डिस्पैच करने में काम आता है, इसलिए माइंस की प्रोडक्टिविटी इससे आपकी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज किया गया है। नेक्स्ट है द आउटक्रॉप ऑफ अ कोल सीम में बी ट्रेस्ड ऑन अ कंटूर प्लान व्हेन। अब किसी भी कोल सीम में जो आउटक्रॉप है, ठीक है, जो आउटक्रॉप है वो आप कंटूर प्लान में देख सकते हैं क्या? किसी भी कोल सीम का आउटक्रॉप है सरफेस पे, है ना, सरफेस पे कोल सीम आपका दिख रहा है, आउटक्रॉप है, तो उसका कंटूर प्लान में अगर मैं उसे देखना चाहूं तो क्या देख सकता हूं? हाँ, लेकिन उसके लिए कब देख सकता हूं ये पूछा गया है। तो एक सीम आउटक्रॉप्स एंड द डेप्थ ऑफ द सीम इज नोन एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। मतलब कि अगर मेरा ये सरफेस है और ये मेरी कोल सीम है जो कि आउटक्रॉप में दिख रही है, ठीक है, तो उस केस में मेरा सीम आउटक्रॉप हो रहा है, आउटक्रॉप हो रहा है, एंड मुझे अलग अलग पॉइंट्स पर उसका सीम का डेप्थ भी पता है। तो जब मैं कंटूर प्लान बनाऊंगा ऊपर से तो इसके ये पॉइंट को पहले तो शो करूंगा, ये पॉइंट को शो करूंगा जिसका मैं RL तो दिखाऊंगा ही कम से कम, फिर इस पॉइंट का RL दिखाऊंगा, इस पॉइंट का RL दिखाऊंगा, इस पॉइंट का RL दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटूर प्लान में RL दिखने को मिलता चला जाएगा जिससे कि आप सीम के आउटक्रॉप को देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये आंसर इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर सीम की सिर्फ डेप्थ पता है तो उस बेसिस पे आप जो है तो कंटूर प्लान में आउटक्रॉप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर सीम आपका आउटक्रॉप नहीं होता है तब भी नहीं देख सकते हैं, या फिर सीम में सिर्फ आउटक्रॉप का बारे में बात किया है, उसके डेप्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी डेप्थ नहीं बताई गई है, तो उस केस में भी कंट्रोल प्लान नहीं शो करेगा इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए या 1 जो भी है करेक्ट है, ठीक है। हर एक रेस्क्यू स्टेशन में रेस्क्यू ब्रिगेड कितने ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, तो ये आपका माइन रेस्क्यू रूल में डायरेक्टली दिया हुआ है 18 होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका ये जो द डिपार्चर ऑफ अ बोर होल वेदर वर्टिकल और इंक्लाइंड फ्रॉम इट्स सेट कोर्स ऑन इट्स ओन, the measurement of the deviation of the borehole to correct the borehole's course or to force it into a curve which is sharper than or in another direction to that caused by deviation, to measure the deviation in any angle। देखिए बेसिकली आपका यहां पर ये जो आपका दिया हुआ है ना, द डिपार्चर ऑफ द बोरहोल वेदर वर्टिकल और इंक्लाइंड फ्रॉम इट्स कोर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, ये जो चीज यहां पर दी हुई है ये है आपका बोरहोल सर्वे। ये डायरेक्टली बोरहोल सर्वे की डेफिनेशन ही दी हुई है किताब में, ठीक है, तो वहां से इसको डायरेक्टली उठाया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन उठाई गई है वहां से उठाई गई है। फिर मेजरमेंट ऑफ द डेविएशन ऑफ द बोरहोल, अब ये अगर मैं डीजे देशमुख की बात करूं, मैं अगर देखिए डीजे देशमुख की अगर मैं बात करूं तो डीजे देशमुख में अगर मैं बोलूं कि मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द बोरहोल क्या होता है, तो मेजरमेंट ऑफ द बोरहोल डेविएशन इज कॉल्ड बोरहोल सर्वे। अब एक जगह ये डेफिनेशन दी है और एक जगह ये डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन को अगर मैं कंसिडर करूं भी, ठीक है, कि द डिपार्चर ऑफ अ बोरहोल वेदर वर्टिकल और इंक्लाइंड फ्रॉम इट्स सेट कोर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब बोरहोल का जो डिपार्चर होता है, अब चाहे वर्टिकल बोरहोल ड्रिल करें या इंक्लाइंड बोरहोल ड्रिल करें, उसके सेट पॉइंट से जो सेट हमने कोर्स सेट करा है उस पर ऑटोमेटिकली अपने आप जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेरे हिसाब से तो आपका बोरहोल में डेविएशन कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा अगर आप चाहे तो रेज कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्शन, ठीक है। टू मेजर द डेविएशन इन एनी एंगल, डेविएशन किसी भी एंगल पर मेजर करना आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपका एक मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पर ही डेविएशन मेजर करना इसकी मदद से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसके बाद टू करेक्ट द बोरहोल्स कोर्स इन और टू फोर्स इट इनटू अ कर्व व्हिच इज शार्पर देन और इन अदर डायरेक्शन। अब बोरहोल का क्या करना, आपको बोरहोल के कोर्स को चेंज करना है, तो बोरहोल के कोर्स को मतलब बोरहोल ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, मैं जानबूझ के उसको टेढ़ा कर रहा हूं, तो वो तो आपका आ जाता है बोरहोल डिफ्लेक्शन में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका डाउट है छोटा सा कि भाई डीजे देशमुख के अनुसार तो आंसर इसका ये इससे मैच होना चाहिए, मतलब बी का होना चाहिए, आपका एस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं लिया गया है, तो इसमें आप रेज कर सकते हैं अगर चाहे तो ऑब्जेक्शन, बट उतना ज्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द बुक ऑल्सो, ओके। एंड एक मेथड ऑफ बोरहोल सर्वे, एक मेथड ऑफ बोरहोल सर्वे में कौन सा एसिड यूज होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following minerals has the highest hardness among the others? ठीक है, अब निम्न में से किस मिनरल का हार्डनेस सबसे हाईएस्ट है, एपेटाइट, टोपाइज, फ्लोराइट या फिर क्वार्ट्ज का। तो यहां पर आपका टोपाइज का होता है 8, इसका होता है 8, एपेटाइट का होता है 5, एपेटाइट का होता है 5 एंड फ्लोराइट का 4, क्वार्ट्ज का 7, क्वार्ट्ज का 7। तो टोपाइज का ही सबसे ज्यादा हार्डनेस यहां पर होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वे ऑफ एन एक्सटेंसिव टेरेन एंड कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी इज पॉसिबल विद द एप्लीकेशन ऑफ।
ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है, मतलब बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाली टोपोग्राफी है, कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, या फिर कहीं पे लगातार जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, है ना, इस टाइप की टोपोग्राफी है। तो वो जीपीएस माइंड प्लान में भी वो आप लगातार नहीं शो कर सकते हो, क्योंकि माइंड प्लान में भी कंटूर लाइंस की मदद से शो करोगे तो एक इंटरवल पे शो करोगे, ठीक है। कंटूर प्लान में भी नहीं शो कर सकते हो, उसमें भी आपका जीपीएस में भी आप ये चीज अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ रिमोट सेंसिंग है, जो कि सेंसर्स की मदद से पूरा का पूरा जितना भी रिफ्लेक्ट होके उसके सरफेस से हर एक, मतलब हर एक पॉइंट से, सरफेस के हर एक पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होके आपका इंफ्रा जो भी रेज यूज करते हैं इंफ्रारेड वगैरह, तो उन रेज के बेसिस पर ये आपका अच्छा खासा सर्वे कर सकता है। तो रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी में। अब वो कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी आपका जंगल भी हो सकता है, कहीं पे बहुत ज्यादा घने जंगल है, पेड़ पौधे है, तो वहां पर भी सर्वे करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉल मेथड में आपका वर्किंग फॉर कोल द फेस लेंथ ऑफ 100 मीटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम with web depth of 0.6 meter, with web depth of 0.6 मीटर, ठीक है। The thickness of the coal seam is 2 meter. Total time taken to extract one complete face length is 20 minutes. The total working hours of SERD per shift is 6 hours. Calculate the quantity of coal production per shift in tons considering the specific gravity of coal 1.4। तो यहाँ पे आपका फेस का लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 मीटर आपका फेस का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। डीआरडी की जो विड्थ है, ठीक है, वो वेब की जो डेप्थ है वो है 0.6 मीटर, एंड जो थिकनेस है या बोले तो हाइट जो है को वहां पर वो है 2 मीटर की हाइट है, ठीक है, गैलरी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका लिया हुआ है 1.4, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया हुआ है। तो टोटल टाइम टेकन, ठीक है, फॉर गिविंग फेस लेंथ ऑफ 100 मीटर, तो यहां पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल टाइम टेकन for going 100 meter face length, कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट, 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट, नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट इज इक्वल टू 6 आवर्स। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, जिसको डाउट होगा आप बाद में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है मुझे वो भी बताने हैं, तो आपका यहाँ पर जहाँ पे ऑब्जेक्शन वाला होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में ये कर दिया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोल पर साइकिल, ये सॉल्यूशन है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोल पर साइकिल इज इक्वल्स टू 100 into 0.6 into 2 is equals to 120 मीटर क्यूब। इतना कोल एक साइकिल में 120 क्यूबिक मीटर निकाला जा रहा है। तो टोटल वॉल्यूम 18 साइकिल्स में कितना निकालेगा, तो 18 साइकिल्स में 120 गुणे 18, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ कोल पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में कोल कितना क्वांटिटी में कोयला निकाला जा रहा है, तो यह आ जाएगा आपका 120 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 2160 क्यूबिक मीटर, एंड ये आ जाएगा आपका 2160
इनटू जो भी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये हो जाएगा 3024 टन। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर है, 3024 करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा पॉज करके, या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल सेफ्टी गैजेट? खुद का पर्सनली जो एक सेफ्टी गैजेट होता है कौन सा नहीं है? तो सेफ्टी बेल्ट है, मास्क है, हैंड ग्लव्स है, सेफ्टी लैंप नहीं है, वो सार्वजनिक है। ठीक है, पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द जियोथर्मल ग्रेडियंट इन अ रीजन? किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जियोथर्मल ग्रेडियंट को कौन सा फैक्टर जो है तो अफेक्ट करता है? तो बेसिकली यहाँ पे लिया है रॉक टाइप, ह्यूमन एक्टिविटीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस वेजिटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है रॉक टाइप, क्योंकि आपका जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो बेसिकली जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बिकॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक जो है तो सबसे ज्यादा डेप्थ पे पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो हीट को होल्डिंग कैपेसिटी है, हीट का होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक जो है तो इनके मुकाबले उसकी ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रॉक टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना कितना होगा। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में निम्न में से कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? ठीक है, तो आपका सर्किट ब्रेकर होता है, मंकी कैच आपका हॉलेज का है, होल्ड बैक और आइडलर आपका कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द क्रूशियल फीचर ऑफ रेसिसिटेटर यूज्ड इन माइन रेस्क्यूज? माइन रेस्क्यूज में सब जो रेसिसिटेटर यूज होता है उसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? तो सबसे बेसिक फंक्शन है कि वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई करता है। सबसे बेसिक फंक्शन यही है, हार्ट रेट मेजर करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करना, ये तो आजकल के आने लगे हैं मैन्युफैक्चरर के बेसिस पे, बट सबसे बेसिक फंक्शन उसका यही होता है रेसिस्टेटर का, कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना किसी बेहोश व्यक्ति को जिसकी सांसें थम गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप हैज द लोवेस्ट पंपिंग कैपेसिटी? अब किस पंप की सबसे लोवेस्ट पंपिंग कैपेसिटी होती है? तो वो होता है रोटो पंप। रोटो पंप बेसिकली आपका एक रोटेशनल पंप है, इसको फ्रिक्शनल पंप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो तो लेस होती है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इस पंप का इस्तेमाल स्लरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लाई ऐश का वाटर के साथ मिक्स करके इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, Which of the following software does not use the application of GIS? GIS का एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं यूज किया जाता है? तो वो है आपका क्लाइमेट। ठीक है, आपका जीआईएस में मतलब कि ये सरपैक हो गया, जियोस्टैट हो गया, डाटा माइन हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है आपका जो भी मॉडल्स वगैरह तैयार करने के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो क्लाइमेट है ये बेसिकली अंडरग्राउंड माइंस के एनवायरमेंट को या माइंस के एनवायरमेंट को बेसिकली आपका मॉनिटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जीआईएस में यूज नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Select the statement working sequence of the underground board and pillar method of coal mining. Underground board and pillar method of coal mining में आपका जो वर्किंग सीक्वेंस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो वर्किंग सीक्वेंस के लिए जो स्टेटमेंट्स दिया है, डेवलपमेंट मतलब कि पूरी वर्किंग में डेवलपमेंट करना और फिर उसके बाद पिलर एक्सट्रैक्शन कर देना, ये पैनल सिस्टम ऑफ माइनिंग करना, या फिर पूरे के पूरे को एक बार में एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, जिसके बाद जो ब्रोकन वर्किंग्स होती है उनमें से एक्सट्रैक्शन कर लेना। अब देखिए ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसमें आप एक तरीके से ये जो दिया है ये सीक्वेंस ऑफ अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड नहीं है, ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है कि आप किस प्रकार से बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड कर सकते हैं। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। ठीक है, कि डेवलपमेंट किया वर्किंग एरिया में और उसके बाद हमने डिप्लरिंग भी कर रहे हैं, पैनल सिस्टम से भी किया जा सकता है, एंड इसके बाद आपको एक बार में पूरा डेवलप करके फिर और एक्सट्रैक्ट करते हुए पूरा मतलब एक बार में ही निकालना। तो ये आपका एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, सीक्वेंस तो नहीं है और ना सीक्वेंस इसमें बन भी रहा है। तो ये इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वगैरह रेज कर सकते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है।
ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू लेवलिंग। लेवलिंग से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो लेवलिंग से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। हाँ, बेसिकली आपका रिस, इसमें जो रिसेक्शन लिया है ये लेवलिंग से रिलेटेड नहीं है बेसिकली, है ना। ये एक ऐसा मेथड है, इसको फ्री स्टेशनिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक लोकेशन को, अननोन पॉइंट वाले लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है इस मेथड का इस्तेमाल, ताकि विद रेस्पेक्ट टू द नोन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, लेवलिंग से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। नो मैनेजर शैल ऑफिस, तो यहाँ पे 30 डेज है, 30 दिन पहले जो है तो किसी मैनेजर को अपना ऑफिस वैकेट करने के पहले नोटिस देना पड़ेगा ओनर और एजेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल मेथड्स ऑफ साउंड सिंकिंग इन विद द नेचर ऑफ द स्ट्राटा, स्ट्राटा के नेचर के बेसिस पे। तो ये आपका फिर से एक बार ईएमटी से पूछा गया है, डीजे देशमुख से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसमें जो दिया है पाइलिंग सिस्टम आपका लूज डिपॉजिट ऑफ सैंड, मड और एल्यूवियम से में यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट वहीं के लाइंस उठा के दिया है। कैसन मेथड, इसमें आपका ये स्ट्राटा जिसमें कि अल्टरनेटिव टफ और लूज ग्राउंड होता है, तो उसमें से आपका दिया गया है, ठीक है। अब कैसन मेथड में भी ना 2-3 मेथड्स होते हैं, तो जो आपका सेकंड वाला मेथड है उसमें यूज होता है। उसके बाद आपका फोर्स ड्रॉप मेथड, सॉरी, है ना। इसके बाद आता है आपका फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड वहां पे यूज होता है जहां पे हैवी इनरश ऑफ वाटर होता है, पानी बहुत ज्यादा शाफ्ट में घुस रहा है, वहां पे यूज होता है। एंड सीमेंटेशन प्रोसेस, जहां पे आपके पानी वाटर बियरिंग स्ट्राटा कैसा है, फिशर्ड है, मतलब कि छोटे छोटे क्रैक्स में आपका पाया जा रहा है, तो उसमें सीमेंट इंजेक्ट करते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस की मदद से उसको जो है तो इसमें डाला जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। किस बेसिस पे, थिक कोल सीम में अगर आप काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पिलर्स की ओवरराइडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कम चांसेस रहेंगे, नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। इंस्पेक्शन ऑफ रूफ डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है भाई, ठीक सी में ऊंचाई ऊंचाई ज्यादा रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सिडेंस, अरे इसमें तो सब्सिडेंस सबसे ज्यादा हो सकता है भाई, तो यहां पर आपका ऐसा कुछ नहीं है बाकी, है ना। तो दो स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टरबाइन पंप डिस्चार्ज करता है 1680 लीटर्स पर मिनट ऑफ वाटर, है ना, विद द टोटल हेड ऑफ 150 मीटर। पंप की एफिशिएंसी है 75%, मोटर की एफिशिएंसी है 90%, तो आपको पावर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है वो कितना दिया है, 1680 लीटर्स पर मिनट, ये आपकी क्वांटिटी दी हुई है। अब इसे हम सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1680 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय 60 हम करेंगे, तो ये आपका क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.028 आपका आ जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब आपका पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर का जो फॉर्मूला है वो है रो जी एच इंटू क्यू। रो जी एच इंटू क्यू, ये आपका पावर का फॉर्मूला है। अब इसमें आपका रो हो जाएगा, जो डेंसिटी है वो है 1000, है ना, ठीक है, इंटू आपका 9.8 जी हो गया, और एच आपका यहाँ पे हो जाएगा 150, एंड क्वांटिटी हो जाएगा आपका 0.028, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसके बेसिस पे आपका आंसर आएगा 41202 वाट, ये आया, जो कि हो जाएगा 41.202 किलोवाट में भी लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। अब इसके लिए पावर कितना जरूरत है, तो इसके लिए ईटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट,
ठीक है। अब ये दिया हुआ है आउटपुट आपका इतना है, ठीक है, जितना पावर मिल रहा है निकल रहा है इसमें से 41.202 डिवाइडेड बाय आपका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इनपुट एफिशिएंसी कितनी है इसकी 0.75 इंटू 0.9, ये एफिशिएंसी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 61.040 किलो वाट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किलोवाट में आंसर निकालना था इसलिए हमने इसको किलोवाट में यहाँ पे कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोल डिपॉजिट्स आर ऑफ टाइप्स। कोल डिपॉजिट किस टाइप का होता है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट टाइप का होता है, सेडिमेंट्री होता ही है, ठीक है। चॉइस ऑफ कोल माइनिंग मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन, आपका जो कोल माइनिंग मेथड का कौन सा कोल माइनिंग मेथड यूज करेंगे वो किस चीज पर डिपेंड नहीं होता है, तो वो आपका डिपेंड नहीं होता आउटपुट पर मैन शिफ्ट पे, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये तो आपका बेसिकली ये जो है तो मेथड पे डिपेंड करता है। बाकी तो डेप्थ ऑफ अकरेंस इस पे डिपेंड करता है कोल माइनिंग मेथड। इसके बाद आपका रेशियो ऑफ ओवरबर्डन टू कोल, ओबी टू कोल का जो रेशियो होता है स्ट्रिपिंग रेशियो पे डिपेंड करता है, एंड डिप ऑफ द कोल सीम इस पे भी डिपेंड करता है माइनिंग का मेथड, ठीक है। तो कौन सा कोल माइनिंग मेथड यूज करेंगे वो इस पे डिपेंड नहीं करता, आउटपुट पर मैन शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव, आपका कितने दिन का होना चाहिए माइंडसेट के अनुसार? 12 दिन का मैटरनिटी, 12 वीक्स का होता है मैटरनिटी लीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैच द फॉलोइंग प्लान्स विच विद इट्स करेस्पॉन्डिंग फीचर। यहाँ पे आपका जो प्लान के टाइप्स है, तो सरफेस प्लान आपका ये डायरेक्टली सीएमआर से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सीएमआर 2017 से डायरेक्टली ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सरफेस प्लान में आप क्या क्या चीजें शो करते हैं? अंडरग्राउंड प्लान में, वाटर डेंजर प्लान में एंड वेंटिलेशन प्लान में। तो सिंपल सा अगर किसी नहीं भी बनता हो ना, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया ये आपका किस में शो होता है? आपका वाटर डेंजर प्लान में बेसिकली शो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वेंटिलेशन प्लान की बात करूं तो वेंटिलेशन प्लान में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शो किए जाते हैं, इनके पोजीशन शो किए जाते हैं। इसके बाद अंडरग्राउंड प्लान की बात करूं तो इसमें रेट और डिप ऑफ द स्ट्राटा का जो रेट और डिप होता है वो चीजें बताई जाती है, उसका डायरेक्शन वगैरह बताया जाता है, ठीक है। सरफेस प्लान की अगर बात करूं तो उसमें आपका सब्सिडेंस वगैरह शो किया जाता है। तो ये सिंपल सा चीज था, आपसे बन गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अब पैरामीटर इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन आरएमआर सिस्टम। आरएमआर सिस्टम में कौन सा पैरामीटर इंक्लूडेड नहीं होता है? तो क्यू सिस्टम, आरक्यूडी, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ग्राउंड वाटर कंडीशन, ये सब इसके आरएमआर के पैरामीटर्स है। थर्मल कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपका इसका पैरामीटर में इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है एज पर कोल माइंस रेगुलेशन डैश मीन्स अ लैंडिंग और प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली कोल माइन सीएमआर 2017 के अनुसार शाफ्ट के बीच में अगर कोई लैंडिंग है या कोई शाफ्ट के बॉटम में कोई लैंडिंग या प्लेटफॉर्म है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको इनसेट कहा जाता है। ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन उठा के पूछ दिया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डंप फेलियर इन माइंस। माइंस में डंप फेलियर का प्राइमरी कॉज क्या है? तो सबसे प्राइमरी कॉज है एक्सेसिव रेनफॉल। ये सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि रेट भाई केमिकल रिएक्शन होने के कारण आपका जो है तो डंप का फेलियर नहीं होता है, ना ही हैवी इक्विपमेंट्स चलाने। तो भाई डंप तो उसी हिसाब से बनाओगे ना। एंड अर्थक्वेक का कारण भी नहीं होता। प्राइमरी हो सकता है देखिए अर्थक्वेक कारण, बट प्राइमरी कॉज पूछा जो जनरली देखने को मिलता है वो तो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के कारण ही होता है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग करने का मेन गोल क्या है? तो ये आपके रॉक के फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ड्रिलिंग स्पीड को नहीं बढ़ाता है ना, डस्ट के प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करता है, वो तो उसके लिए अलग चीजें हैं। और की रिकवरी को एनहेंस करना ये भी एक सही चीज नहीं बोल सकते हैं कि और की रिकवरी इससे अच्छी होती है। देखिए और की रिकवरी तो और भी बहुत सी चीजों से अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कोर की रिकवरी वगैरह। तो बस ये है कि फ्रेगमेंटेशन हम कंट्रोल्ड तरीके से ले सकते हैं। जितना मुझे फ्रेगमेंटेशन चाहिए उतना मैं फ्रेगमेंटेशन ले लूं, मुझे मशीन के ऊपर नहीं डिपेंड होना। जैसे मशीन का अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका फिक्स है कि भाई वो उतने ही साइज के कोल को तोड़ के देगी, लेकिन इसमें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फ्रेगमेंटेशन आपके हाथ में रहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेगमेंटेशन वाला ही।
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटाइलोइन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ट्रू फॉर वॉकिंग ड्रैग लाइन कंपेयर टू क्राउलर ड्रैग लाइन। अब वॉकिंग ड्रैग लाइन के मुकाबले क्राउलर जो ड्रैग लाइन है, तो वॉकिंग ड्रैग लाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसमें? आपका ये ज्यादा रिलायबल है क्या? बिल्कुल ये ज्यादा रिलायबल है। लो मेंटेनेंस है क्या इसमें? बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। हायर बूम लेंथ है क्या? बिल्कुल हायर बूम लेंथ। भाई एक जगह बैठ जाता है तो इसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ये जो आपका वॉकिंग ड्रैग लाइन होता है, ठीक है। वहीं पे अगर क्राउलर की बात करूं तो उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, वॉकिंग ड्रैग लाइन की मेंटेनेंस बहुत कम है। तो इसलिए इसमें हाई मेंटेनेंस जो है तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि ट्रू नहीं है वॉकिंग ड्रैग लाइन से। ये एक जगह बैठ के काम करता है, इसको हिलने की जरूरत नहीं पड़ती। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप इज मोर कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट? सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट पंप कौन सा होता है? तो बेसिकली यहाँ पे आपका काइनेटिक पंप ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप और उसके फंक्शंस के बारे में बोला गया है। इनर गेज उसके मतलब पार्ट्स दे दिए एक साइड और एक साइड उनका फंक्शन दे दिया गया। इनर गेज, बोनेट, पिलर्स एंड एस्बेस्टस रिंग, ठीक है। तो इनर गेज प्रोटेक्ट्स द वायर गेजेस फ्रॉम डैमेज, तो इसको वायर गेजेस को डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका बेसिकली पिलर्स करते हैं। ठीक है, डी का तो है आपका प्रोटेक्ट्स द ग्लास फ्रॉम एक्सटर्नल हिट। एक्सटर्नल हिट ना, ये तो आपका पिलर्स करते हैं, एक्सटर्नल हिट से बचाने का काम पिलर्स करते हैं। बोनेट जो इनर गेज है प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर ऑफ लैम्प, ठीक है। ये तो आपका इनर गेज का काम हो गया, ठीक है। बोनेट आपका ये करता है, ठीक है। एस्बेस्टस रिंग प्रिवेंट्स द गैसेस टू कम आउटसाइड। नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ है। तो इसमें ये जो आंसर लिया हुआ है ना, क्या क्या आंसर लिया हुआ है, चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका कहना है कि आपका आपका यहाँ पर ए का आर बोल रहा है, मतलब कि गैसेस को बाहर आने से रोकता है, तो इनर गेज का काम होता है वो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपका बोलता है क्या, बी का क्यू, बॉनेट का काम क्या है आपका? फ्लेम को बाहर निकलने से रोकता है। फ्लेम को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है, कह सकते हैं फ्लेम को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। वायर गेजेस को बाकी प्रोटेक्ट करने का काम ही करता है वो बोनेट जो है, तो है ना। हाँ, फ्लेम को कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर फ्लेम ज्यादा हो जाती है और क्रॉस भी कर जाता है, ठीक है, क्रॉस भी कर जाता है, तो उस केस में हो सकता है कि हाँ बोनेट जो है तो रोकने से मदद करता है। लेकिन हाँ, बोनेट से जो है तो आपका गैसेस को ठीक है निकलने के लिए और पूरी बॉडी को, वायर गेज का प्रोटेक्शन का ही काम होता है उसका। अब उसको उस चीज से कोरिलेट कर रहा हो तो बात अलग है, ठीक है। बाकी इसमें ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, अब वही है कि इसमें इनर गेज का आपका ले लिया है। इनर गेज का आपका हो सकता है क्या कि भाई ये फ्लेम को इंटीरियर से एक्सटीरियर में जाने से रोकता है। उसके बाद बोनेट आपका जो है तो गैसेस को प्रिवेंट गैसेस, पिलर्स आपका इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और एस्बेस्टस रिंग जो है तो बेसिकली आपका एस्बेस्टस रिंग का नहीं दिया हुआ है ना, ये तो टाइटनिंग के लिए होता है एस्बेस्टस रिंग। अब एस्बेस्टस रिंग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्लास को एक्सटर्नल हिट से प्रोटेक्ट करता है, नहीं, गलत है, ठीक है। एस्बेस्टस रिंग का वर्किंग दिया ही नहीं है, बेसिकली टाइटनिंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टिपिकल सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ सब्सिडेंस। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग भी देख लीजिए,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एस्बेस्टस रिंग का उसमें नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द टिपिकल सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ सब्सिडेंस, ठीक है, अगर वहां पे वो दे दिया होता कि टाइटनिंग के लिए है तो ठीक है, ओके है, वो एस्बेस्टस रिंग का काम है ही बेसिकली, है ना, वो मतलब अच्छे से टाइट रखना वहां पर, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ सब्सिडेंस, तो अगर कहीं पे सब्सिडेंस होता है तो सरफेस पर क्या देखने को मिलता है, सिंक होल्स देखने को मिलते हैं। रिवर मेंडरिंग मतलब रिवर को आड़ा टेढ़ा कर देना, डेजर्टिफिकेशन होना मतलब डेजर्ट जैसा माहौल बना देना या माउंटेन बना देना, ये सब चीजें सिंक होल सब्सिडेंस के कारण नहीं होता है, सिंक होल्स क्रिएट होते हैं सब्सिडेंस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैकेनाइज्ड लॉन्गवाल माइनिंग पावर्ड सपोर्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा इनकरेक्ट बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग पावर सपोर्ट से, तो बेटर रूफ सपोर्ट बिल्कुल देता है, प्रोडक्टिविटी कम करता है नहीं, मॉडरेट स्पीड ऑफ एडवांस नहीं, ठीक है, एंड कंसिडरिंग सेविंग इन मैन पावर, कंसिडरेबल सेविंग इन मैन पावर बिल्कुल करता है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंडीशन मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स के ट्रांसपोर्ट के समय कौन सी कंडीशन को अवॉइड करना है, तो एम्प्टी फ्यूल टैंक्स को अवॉइड करना है, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स के ट्रांसपोर्ट के समय, ठीक। आपका लिग्नाइट फील्ड्स ऑफ नेवेली आर ऑफ द पीरियड ऑफ, जो लिग्नाइट फील्ड्स है नेवेली में वो किस समय की है, आपका टर्शरी पीरियड की है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जॉस्ट कंडीशनर इज यूज्ड इन, एग्जॉस्ट कंडीशनर किसमें यूज होता है, तो बेसिकली डीजल लोकोमोटिव्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रॉली वायर लोकोमोटिव या फिर रोप होलेज और बैटरी लोकोमोटिव्स में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है एग्जॉस्ट कंडीशनर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following machines can be used to crush big sized lumps in underground coal mines? Underground coal mines में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फीडर ब्रेकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रॉक इज सैंडस्टोन एज पर इट्स ओरिजिन, सैंड रॉक की सैंडस्टोन किस टाइप का रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, तो इसको भी करेक्ट है यहाँ पर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ माइन सर्वेयर, माइन सर्वेयर की कौन सी ड्यूटीज नहीं है, तो सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑपरेशन, तो माइन सर्वेयर जो है तो प्रोडक्शन ऑपरेशन देखने सुपरवाइज करने नहीं जाएगा, उसका काम क्या है, प्लान्स एंड सेक्शन बनाना, एक्यूरेट सर्वे और लेवलिंग करना और प्रिपेयर प्लान्स एंड सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज द हाईएस्ट रिजर्व कंपेयर टू अदर्स, तो किसके पास हाईएस्ट रिजर्व है, किस कोलफील्ड में, झरिया कोलफील्ड में सबसे हाईएस्ट रिजर्व है और यहाँ पर कोकिंग कोल भी पाया जाता है। ओपन कास्ट कोलरी इज वर्क विद शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन फॉर द एक्सकवेशन ऑफ डैश गिवन बिलो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपल से ये पूरा डाटा दिया हुआ है ना, अब बोल रहा है कि यहाँ पे शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर आखिर जो बेंच है उसकी विड्थ कितनी होगी, तो बेंच की विड्थ कितनी होती है, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द डंपर, तो उस केस में डंपर्स जो है तो उसमें जो अप्लाई कर रहे हैं बेंच पे उनके स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर आपको बताना है कि भाई कितना बेंच की विड्थ रखना है, तो इसका 3 गुना रख लीजिए, तो 5.1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15.3, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द अंडरग्राउंड माइन एटमॉस्फेयर, तो अंडरग्राउंड माइन एटमॉस्फेयर को प्रेडिक्ट करने के लिए क्लाइमेट कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाइड स्टॉल मेथड ऑफ माइनिंग फॉर वाइडनिंग द गैलरीज इज एप्लीकेबल फॉर, वाइड स्टॉल मेथड माइनिंग का जो है तो वो गैलरीज को वाइड करने के लिए कहां पर यूज किया जाता है, तो जहां पर मैसिव इमीडिएट रूफ है तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्राइवल रूफ या फिर लैमिनेटेड रूफ या फिर वीक रूफ में के केस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैसिव इमीडिएट रूफ है मतलब कि अच्छा खासा मजबूत इमीडिएट रूफ है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइनेटिक टाइप ऑफ पंप, निम्न में से कौन सा काइनेटिक टाइप ऑफ पंप नहीं होता है, तो ये जो वेन टाइप वाला पंप रहता है ये काइनेटिक टाइप का नहीं रहता है, बाकी काइनेटिक टाइप के पंप रहते हैं, इम्पेलर्स वगैरह इनमें यूज होते हैं, ठीक है, काइनेटिक टाइप में इम्पेलर्स वगैरह यूज होते हैं। नेक्स्ट है, of below ground mines shall ensure that the at least dash rescue trained persons, अब देखिए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जब भी जाएंगे, ठीक है, सरफेस पर जो बोल रहे हैं ना कितने अवेलेबल रहने चाहिए एट एनी टाइम, अगर 100 से अधिक ऑर्डिनरी वर्कर्स है माइंस में काम कर रहे हैं तो 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जो है तो हर वक्त होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टे वायर्स, ये सब आपका सीईआर 2010 में दिया हुआ है, 2.5 जो है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है किसका, स्टे वायर्स का, गार्ड वायर्स का, बेरर वायर्स का, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एज पर द सीआर, हाँ ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनंडेशन से बचने के लिए स्टेप्स लेने हैं, अब उनमें से कौन सा स्टेप इनकरेक्ट है? द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रीम, रिवर, लेक एक्सेट्रा शुड नॉट बी क्लियरली मार्क्ड। अरे भाई क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, तो ये गलत है। कट सुटेबल ड्रेन्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द क्वारी, ये सही है। स्ट्राटा अबव मिनरल बेड इज परमिएबल एंड आउटक्रॉपिंग इज इन अ रिवर और लेक, केविंग मेथड शुड फॉलो। केविंग मेथड करोगे तो माइंस के अंदर पानी ना भर जाएगा जी। Maintain surface plan of the mine with contours and showing particularly low lying areas, low lying areas show करना है, lakes, water courses, boreholes, wells, dams, quarried outcrop zone, ये सारी चीजें शो करनी है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें शो करनी है, तो ए और सी गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेमिंग इन ब्लास्ट डिजाइन? ब्लास्ट डिजाइन में स्टेमिंग का क्या रोल होता है? तो ये बेसिकली जो एक्सप्लोसिव की एनर्जी है उसको दबा के रखता है ताकि अच्छा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिले, तो इसलिए स्टेमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एयरवेज इन माइंस? माइंस में जो एयरवे में रेजिस्टेंस हो रहा है, हवा के चलने में जो रेजिस्टेंस हो रहा है, उसको निम्न में से कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती है? तो एयरवे की लेंथ, एयरवे की रफनेस, या फिर रॉक टाइप, या फिर एयरवे का डाया। तो कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती है? आप रॉक टाइप अफेक्ट नहीं करता, किस प्रकार का रॉक आपने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Match the following apparatus or operations with their voltage limit as per CER 2010। CER 2010 के द्वारा अनुसार निम्न में से इन सभी का वोल्टेज वगैरह जो है तो देखना है। अब हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपरेटस है ना, हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपरेटस का आपका जो है तो द लाइटिंग सिस्टम शैल हैव अ न्यूट्रल पॉइंट कनेक्टेड विद अर्थ एंड द वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड 125 वोल्ट बिटवीन फेजेस। दो फेजेस के बीच में अंडर आपका जो हैंडहेल्ड अपरेटस है, जैसे मतलब कि ड्रिल मशीन की का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो ड्रिल मशीन एक हैंडहेल्ड अपरेटस है। ठीक है, तो जो लाइटिंग सिस्टम उस तरीके का होना चाहिए कि दो फेजेस के बीच में वह 125 वोल्ट से अधिक का जो है तो वोल्टेज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन माइन इन अंडरग्राउंड माइंस, इसमें आपका अंडरग्राउंड माइंस में जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग करते हैं उसमें उसका वोल्टेज 125 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में इलेक्ट्रिक लाइटिंग की बात करता है तो इसमें 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड पोर्टेबल हैंड लैंप्स जो होते हैं बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में जो यूज होते हैं, तो उनका 30 वोल्ट से अधिक वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Which of the following is commonly used method for testing the mine roof? माइन रूफ को टेस्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट या फिर आपका डंडा वगैरह यूज किया जाता है। मैग्नेटोमीटर सर्वे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे, सेस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे, इस टाइप की चीजें नहीं यूज होती हैं। ये किसी और का सर्वे करने के लिए यूज होता है, मतलब रॉक में वो पता करने के लिए, क्या बोलते हैं, सरफेस पर रॉक्स की प्रॉपर्टीज पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 59 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है तो आपका वुडन प्लैंक्स को जो है तो सिक्योरली हेल्ड किया जाता है अगेंस्ट द साइड ऑफ एक्सकवेशन। ठीक है, तो इसका जो है तो वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली इसमें। ठीक है, स्केलेटन रिंग को सस्पेंड किया जाता है ऊपर से, तो इसके लिए हैंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्केलेटन रिंग्स जो यूज होती है टेम्परेरी लाइनिंग के लिए, वो बेसिकली आपका कर्ब में लगाया जाता है स्केलेटन रिंग्स को, एंड इसके साथ ही आपका आता है मतलब कि शाफ्ट के कर्व में लगाया जाता है। एंड ईच सेक्शन ऑफ स्केलेटन रिंग इज जॉइंड टुगेदर, तो ये हर एक सेक्शन जो स्केलेटन रिंग के है उसको किससे ज्वाइन किया जाता है? फिश प्लेट की मदद से ज्वाइन किया जाता है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which component of a detonator is responsible for igniting the explosive charge? एक्सप्लोसिव चार्ज को इग्नाइट करने के लिए डिटोनेटर का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? वो है आपका बेस चार्ज रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रॉक बस्ट? रॉक बस्ट का प्राइमरी कॉज क्या है? सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी। जब एकाएक बहुत ज्यादा एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड रहता है पिलर्स के अंदर, तो वो जब एकाएक निकलता है तो उसके कारण रॉक बस्ट होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When working under railway, an offset plan should be maintained on scale having RF of। ठीक है, तो ऑफसेट प्लान जो मेंटेन किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ऑफसेट प्लान के बारे में बहुत जगह पढ़े हैं। 1:500 के उसमें आरएफ में इस ऑफसेट प्लान बनाया जाता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइन क्लोजर प्लान? माइन क्लोजर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो माइन क्लोजर प्लान का सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसा पहले कल्चर था, जैसा पहले हमारी जमीन थी, उसको वापस से रिटेन कर देना, उसके वापस से क्या कर देना, सेफ्टी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि वहां पे लोगों को दिक्कत ना, भाई माइनिंग करके चले गए, वहां पे केमिकल्स पड़े हुए हैं तो वो सब नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए माइन क्लोजर प्लान बनाया जाता है कि उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो रिहेबिलिटेशन करके जाओगे, उसका रिक्लेमेशन करके जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपका ये होता है। तो इंश्योरिंग सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द साइट पोस्ट क्लोजर। ठीक है, मिनरल एक्सट्रैक्शन के रेट को नहीं बढ़ाता है, ना ही माइनिंग ऑपरेशन को एक्सपेंड करवाता है, ना ही मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। इनमें से कोई काम नहीं करता, उल्टा तो घाटा होता है यार इसमें तो। in any open cast mines the fault current is 3.3 kV or 6.6 kV system should not be more than। ठीक है, तो जो फॉल्ट का अगर 3.3 kV या 6.6 kV सिस्टम अगर माइंस में यूज हो रहा है, तो उस केस में फॉल्ट करंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर भी यह आंसर करेक्ट है, 50 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है CEAR के कि नो if voltage more than 1100 volts and up to 11 kV then fault current should not be more than 5 amperes। ठीक है, अगर वोल्टेज आपका 1100 वोल्ट से अधिक है और 11 kV से कम है, अप टू 11 kV, तो उस केस में फॉल्ट करंट जो है तो 50 एम्पियर से नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर रूफ फ्लैट इन नेचर है तो ये सिंपल सी बात है, माइंस रूल्स में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो शेल्टर का जो कौन सा पार्ट है, नॉट लेस देन रूफ हाइट ऑफ नॉट लेस देन, रूफ की हाइट कितने से कम नहीं होनी चाहिए शेल्टर में, तो 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्केल ऑफ कॉन्सिक्वेंस, स्केल ऑफ एक्सपोजर वगैरह यहाँ पे दिया है। रिस्क स्कोर आपको कैलकुलेट करना है, तो 0.3 इंटू 3 इंटू 2 है ना, 0.3 इंटू 3 इंटू 2 जैसे ही करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क स्कोर आपका आ जाता है 1.8। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग वेयर एक्सप्लोसिव्स एंड डिटोनेटर्स आर स्टोर्ड आर नोन एज मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी बिल्डिंग जहां पर मैं स्टोर किया जाता है एक्सप्लोसिव्स को, उसको क्या कहा जाता है? मैगजीन कहा जाता है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। अच्छा, ये देखिए ये क्वेश्चन कितना शानदार है, ये मैं कितनी ही बार नहीं पढ़ा चुका हूं, कितनी ही बार नहीं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो व्हाट केमिकल्स इज यूज्ड ऑफन यूज्ड इन डस्ट सप्रेशन ऑन होल रोड? होल रोड में डस्ट सप्रेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, एक तो कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, एक और कौन सा केमिकल बताया था आपने, मैंने यहाँ पे आपको मैग्नीशियम क्लोराइड वाला केमिकल यहाँ पर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स कैन बी यूज्ड फॉर लोडिंग ऑपरेशन? लोडिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा यूज करोगे? स्क्रैपर, डोजर, रिपर, ये सब तो जमीन पे खुदाई करने के लिए, जमीन पर पूरा स्क्रैपर का काम, मतलब पूरा घसीट के ले जाने के लिए, मटेरियल के लिए यूज होते हैं। शॉवेल ही है जो कि लोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस इन इंडिया? सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस इन इंडिया के लिए कौन सा गाइडलाइन प्रोवाइड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है? अब देखिए यहाँ पे डीजीएमएस और आईबीएम में डाउट हो सकता है। देखिए आईबीएम भी प्रोवाइड कराता है, बट जहां तक गाइडलाइंस की बात है तो वहां पर डीजीएमएस इज द मेन। ठीक है, तो यहां पर आपका थोड़ा एक ऑब्जेक्शन टाइप से उठता है कि यार डीजीएमएस होगा कि आईबीएम होगा। मेरे हिसाब से तो आईबीएम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो एक सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करना है उसके रिगार्डिंग आईबीएम रेगुलर बेसिस पे
कुछ ना कुछ चीजें बोलता रहता है, ध्यान रखता है, लेकिन जहां तक गाइडलाइंस निकालने की बात है वो तो आपका डीजीएमएस करता है, वहां पर आपका डीजीएमएस का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे डीजीएमएस करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका डाउट आप रख सकते हो और इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर चाहे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिपर, निम्न में से रिपर का कौन सा टाइप नहीं है? परकसिव टाइप, इंपैक्ट टाइप, हिंज टाइप या फिर पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपके ऐसे है ना, अब आप कह सकते हो कि सर क्या सर एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं बता रहे हो कि ये आंसर होगा तो हम ऑब्जेक्शन दे सकते। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, बनाए गए कंफ्यूज करने के हिसाब से, बट उनमें जो वर्डिंग्स कहीं ना कहीं ऐसी हो गई हैं कि अप टू द, जैसे अब मैं उसका ही ले लूं एस्बेस्टस रिंग का, वो पैकिंग रिंग्स के नाम से जाना जाता है, पैक करने का काम होता है उसका। ठीक है, अब वो ग्लास को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, अच्छी बात है, वो लिख देता तो हो जाता, लेकिन वो ग्लास को एक्सटर्नल हिट से प्रोटेक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल चीज हो जाती है। अब उसमें आप बोलोगे सर एग्जैक्ट आंसर बताइए, अब जब उसकी एग्जैक्ट वर्किंग ही नहीं दी गई है तो आप एग्जैक्ट आंसर कैसे? हो सकता है। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिपर, निम्न में से रिपर कौन सा नहीं है? तो परकसिव टाइप का जो है तो वो रिपर नहीं होता है। ठीक है, इंपैक्ट टाइप का रिपर होता है आपका, हिंज टाइप का रिपर होता है, पैरेललोग्राम टाइप का रिपर होता है, बट परकसिव टाइप का रिपर नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, अब रिपर का डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम इतना ज्यादा। ट्रक डिस्पैच सिस्टम यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ, ट्रक डिस्पैच सिस्टम कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिंपल। कंट्रोल लाइन, मैन माइंड प्लान, जियोग्राफिकल प्लान, ये कुछ नहीं यूज करता, जीपीएस यूज करता है। बकेट व्हील एक्सकवेटर कैन कट एंड लोड द स्ट्राटा विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, बकेट व्हील इस एक्सकवेटर जो होता है इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राटा को कट कर सकते हैं, है ना, और लोड कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये है आपका, अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ये मैनुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, अब मैनुअल बेस्ड क्वेश्चंस में अब इनमें आप ऑब्जेक्शन उठा भी सकते हो, नहीं भी उठा सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, वो बकेट व्हील एक्सकवेटर बना रही है, नहीं ऐसा नहीं सोचना बना रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम्पल है, मान लीजिए। ठीक है, वहीं पे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका भी एक कंपनी है, वो भी बकेट व्हील एक्सकवेटर बना रही है। ठीक है, अब डीजीएमएस ने, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डाउट क्यों आता है। अब डीजीएमएस ने अपनी गाइडलाइंस कुछ ना कुछ दी है, किसको? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, ओईएम को। उसने जब ये गाइडलाइंस दी उसके अनुसार तो बना लिया गया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हम लोग, वो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिला, जल्दबाजी में मैं भी था, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सर दे दी जल्दी से हमें ये पूरा का पूरा डाटा ऑब्जेक्शन रेज करने वाला, इसलिए मैं भी उतना एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बकेट व्हील एक्सकवेटर है, ठीक है, तो अब समझिएगा बात को, ये मेरी कंपनी, ये किसी और की कंपनी, ठीक है, किसी और की कंपनी, अब जिसकी कंपनी है वो डीजीएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से बकेट व्हील एक्सकवेटर बना रहा है, बकेट व्हील एक्सकवेटर उसने बना दिया डीजीएमएस की गाइडलाइन से। अब उसका जो कट एंड लोड द स्ट्राटा वाला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका तो कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसका भी कुछ अलग हो सकता है, तो आप कोई फिक्स नहीं बोल सकते हैं। तो लेस देन 10 MPa ये आपका इसमें मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन रेज करना सही नहीं होगा, क्योंकि डीजीएमएस की जो गाइडलाइंस होंगी जिनके हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये ना एकदम से पूरा माइनिंग से रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ी नहीं जाती है माइनिंग इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, वो रिसर्च वाले काम में आती है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाई रॉक पोरोसिटी ऑन ब्लास्टिंग, हाई रॉक पोरोसिटी का क्या इम्पैक्ट होता है ब्लास्टिंग में? तो ये बेसिकली एक्सप्लोसिव से जो गैस प्रेशर निकलता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है।
सिवान 2017 के अनुसार वाटर इरप्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज होता है? तो बेसिकली एनी सीम और सेक्शन बिलो अनदर सीम और सेक्शन, एनी प्लेस इन अ सीम और सेक्शन व्हिच इज एट लोअर लेवल देन अदर प्लेस इन अ लोअर सीम और सेक्शन, ओवरराइडिंग ऑफ द कोल पिलर्स। देखिए वाटर इरप्शन को प्रिवेंट ये नहीं करता है, ओवरराइडिंग ऑफ द कोल पिलर्स, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है, Which of the following method is commonly used to calculate the heat flow in mines? Mines में heat flow को कौन सा मेथड यूज किया जाता है मेजर करने के लिए? तो वो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी मेथड मेजरमेंट, ठीक है। Which of the following bands is not found in bituminous coal? Bituminous coal में कौन सा बैंड नहीं पाया जाता है? तो ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, एसिड रेन, ये थोड़ी पाया जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राजीलियन टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर सेटिस्फैक्ट्री लोडिंग शामिल ऑपरेशन द वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप, अब यहाँ पे ना 95% वोल्टेज ड्रॉप, 95% वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका हाँ रेगुलेशन नंबर 102 है CAR का, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। वो मैं बताना भूल गया, वहां पे दिया हुआ है, मैं लिख के रखा था यार, भूल गया बताना, ठीक है। एंड ये बुक में भी है, मेरी जो बुक है ना लेजिस्लेशन, उसमें भी एडेड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा है? OEM वाला, ठीक है। यहाँ पर आप रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, भाई वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना मेंटेन करना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री टाइप से, उसमें पिछले वाले में नहीं कर सकते थे, इस वाले में कर सकते हैं आप ऑब्जेक्शन रेज, ठीक है। तो शॉवेल ऑपरेशन का जो नहीं क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप आपका कंटिन्यूसली जब माइंस में, जस्ट फॉर एग्जांपल जो एक सब स्टेशन है उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी भेजी, उसका वोल्टेज ड्रॉप करके उसने 250 वोल्टेज भेजा, यहाँ पे उसको फिर ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन किया गया, 50 पे लाया गया, जो भी लाया गया, ठीक है। तो वहां पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, अगर शॉवेल का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उस केस में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो आपका बोलता है वोल्टेज ड्रॉप कितना आप मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। अब वो वोल्टेज ड्रॉप 95% होना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं DGMS के सर्कुलर के हिसाब से ही है, सर्कुलर के नहीं, गाइडलाइंस के हिसाब से जो OEMs को ये देता है, ठीक है। तो आप रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, बट कहीं ना कहीं ये इनवैलिड हो सकता है, आपका ऑब्जेक्शन को इनवैलिड ठहरा जा सकता है, ठीक है। बाकी जहां था मैंने एकदम कंफर्म बोल दिया कर दो, है ना। वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प वाला हो गया, उसके पहले आपका वो वाला हो गया, बोर्ड एंड पिलर क्लासिफिकेशन वाला दे दिया, उसमें आप डायरेक्टली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं डाउट है ना, तो ये डाउटफुल वाला ऑप्शन भी उसमें होगा। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, अब ये देखिए यहाँ पे 25 टन या उससे अधिक में बोल रहा है, ये भी वही सेम कंडीशन वाला है, OEM वाला। डंपर्स में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम लगा होना चाहिए। तो आजकल के डंपर्स में तो यार DGMS बोल के रखा है कि लगा के रखिए, पूरा का पूरा CPU से ऑपरेट होता है आपका जो डंपर होता है, ठीक है। तो ये 25 टन एंड मोर में बोल रहा है, तो ठीक है, हो सकता है, बट कुछ कंफर्म नहीं है ना। DGMS के गाइडलाइंस के अनुसार है तो है। वहीं पर नेक्स्ट आता है आपका, Which of the following underground mining machineries is not used in a thin coal seam mining practice? हाँ, thin coal seam mining practice में कौन सा अंडरग्राउंड मशीनरी नहीं यूज कर सकते? तो कंटिन्यूअस माइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। शाफ्ट इंक्लाइंस और आउटलेट शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एट एनी पॉइंट। सारे दो आउटलेट्स के बीच का डिस्टेंस 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, डाइक्स एंड सिल आर टाइप्स ऑफ, डाइक्स और सिल क्या है? अरे इग्नियस इंट्रूजन, मतलब इग्नियस जो लावा है ना वो निकलता है और वो जाके एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, उसी को डाइक और सिल कहा जाता है, ठीक है। और मतलब सीधा सीधा है तो उसको क्या बोल दिए अपन ने? ओवर बॉडी बोल दिए। ऐसा ऐसा हो गया तो सिल हो गया, ठीक है। इस टाइप से रहता है उसका, ये सारा जियोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अप्रूव एंड परमिट एक्सप्लोसिव वैन्स टू बी यूज्ड इन माइंस? माइंस में एक्सप्लोसिव वैन यूज करने के लिए अप्रूवल कौन देता है? तो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव जो है तो अप्रूवल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, who is responsible for giving approval of the draft bylaws which shall be sent by the chief inspector or inspector after having, अरे बायलॉज जो भी बनाए जाते हैं ना चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के द्वारा, तो उसको उस ड्राफ्ट को अप्रूवल कौन देता है? तो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सीधी सी बात है यार,
ठीक है, बायलॉज वगैरह को। द कंपास इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग, कंपास किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। सिंपल एकदम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव कैरी करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है? तो हार्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करिएगा। बेसिकली पीक टू पीक मेगावाट साइक्लिक स्विंग के दौरान, साइक्लिक स्विंग के दौरान जब कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। अब देखिए ये आपका बेसिकली ये आपका ऐसे जब ड्रैगलाइन आपका स्विंग करता है, अब मान लीजिए कोई किसी ड्रैगलाइन को फुल एनर्जी के साथ वो ड्रैगलाइन क्या किया, अपने 200 टन 300 टन मटेरियल जो भी है उठा के हाई पावर पे ले गया, अब उसको स्विंग करना है। अब बीच में अगर उसका पीक पावर जो भी मतलब वो फुल पावर के साथ उसको अब उठा के रखा हुआ है, अब एकाएक बीच में मान लीजिए कोई गड़बड़ हो गई, और उस केस में मतलब गड़बड़ इन द सेंस मेरा क्या कहना है कि भाई वो पूरी ताकत लगा के उतने तक ले गया, अब बीच में अगर वोल्टेज कहीं पे कम हो गया, मान लीजिए 1250 वोल्टेज पर वो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है फुल पावर के साथ, अब एकाएक अगर वोल्टेज कम हुआ तो वो क्या होगा, वो स्विंग नहीं कर पाएगा, तब तक तो उसको ताकत चाहिए ना, तो वहां पर कहीं पर भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो सकता है। तो पीक पावर जो उसके पास होनी चाहिए 100% पीक पावर उसके द्वारा यूज होना चाहिए, उस समय मौजूद रहना चाहिए, थोड़ा सा भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसके वर्किंग टाइम पे, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। When will the detonator will be inserted into the priming cartridge? Immediately आप before blasting के just पहले insert किया जाता है। Next है, match the following occupational hazards with their causes. Subsidence, अब सब्सिडेंस का आपका है लेटरल या फिर वर्टिकल ग्राउंड मूवमेंट जो होता है ना, अंडरग्राउंड माइंस की एक्टिविटीज के कारण उसको सब्सिडेंस बोलते हैं। इनंडेशन आपका जो है तो क्या हो जाता है, एकाएक पानी के अंदर घुस जाना इनंडेशन कहलाता है। माइन फायर से रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पे सी का, तो सी का आपका एस है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है तो कोल का हो रहा है। कोल बम्प मतलब क्या हो जाता है, एकाएक पिलर के फेलियर को कोल बम्प कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है जो कि ऑलरेडी आपका सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका CAR 2010 में दिया हुआ था, 93 क्वेश्चन का दिया है क्या, हाँ, रेगुलेशन नंबर 30 वहां पर दिया है, उसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के द्वारा, तो ये आपका 5 साल में किया जाता है। कोई भी अगर इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं माइंस में, तो उस माइंस के सप्लाई सिस्टम में, तो उसका इंस्पेक्शन 5 साल में एक बार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोल सीम 180 मीटर डेप्थ, ये सब दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द पिलर, यहाँ पर आपका जो है तो रेगुलेशन नंबर 111 से उठा के दे दिया है, तो इसका 30.5 करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपका जो सीम की डेप्थ है वो 150 से 240 के बीच में है, ठीक है, और सीम जो आपका गैलरी की विड्थ है वो 4.2 से कम है एंड 3.6 से अधिक है, तो उस केस में आपका 30.5 हो जाता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 12? कमिटी के चेयरमैन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब में हो और जो कि चीफ इंस्पेक्टर ना हो, ठीक है, या कोई इंस्पेक्टर ना हो, उसको जो है तो बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है, इंस्पेक्टर माइंस के इंस्पेक्टर की पावर्स कहां से आती हैं? तो वो पावर्स आती हैं माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 7 से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर आर्क थ्योरी के कंटेक्स्ट में सबसे बेसिक जो फैक्टर है जो कि प्रेशर आर्क थ्योरी को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या है? तो एक्सकवेशन की डेप्थ नहीं, जो विड्थ की एक्सकवेशन होती है, एक्सकवेशन की जो विड्थ होती है बेसिकली वो प्रेशर आर्क थ्योरी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। द टाइप ऑफ द ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज नहीं, उससे भी मैटर नहीं करता प्रेशर आर्क थ्योरी, ना ही आपके सराउंडिंग रॉक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज माइनिंग ऑपरेशन इन इंडिया? इंडिया में माइनिंग ऑपरेशन कौन देखती है? रेगुलेटरी बॉडी DGMS देखती है, ठीक है, तो चलो ये तो आंसर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, जितना तेजी के साथ करा रहा हूं ना, याद रखिएगा मैं आंसर बताते जा रहा हूं, जहां पर भी आपको डाउट होता है, ठीक है, वहां के लिए मैंने बेसिकली ये लेक्चर बनाया है। मैच द फॉलोइंग वाइंडिंग इक्विपमेंट्स विद देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार वाइंडिंग इक्विपमेंट्स को मैच करना है, तो यहाँ पर आपका दो बेसिकली एग्जामिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये पूरा का पूरा एक टेबल बना के दिया गया था बुक में, उसके हिसाब से दिया गया है।
तो जो ब्रेक्स होते हैं, तो ब्रेक्स को आपका बेसिकली 24 आवर्स में एक बार चेक किया जाता है। जो गाइड्स एंड सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स होते हैं शाफ्ट में जो फिट होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली आपका सब हफ्ते में एक दिन किया जाता है। एंड जो गाइड्स बेसिकली रिडक्शन इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रोप, जो रोप का सर्कमफ्रेंस है वो जब अगर रिड्यूस होता है, मतलब छिलना कटना कुछ भी रोप में होता है ना, तो उस चीज को जो है तो आपका किसमें कितने दिन में एक बार चेक किया जाता है, वो आपका शायद 30 डेज में, सॉरी शायद नहीं एग्जैक्ट है 30 डेज में एक बार किया जाता है। एंड उसके बाद इंटरनल पार्ट्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन या आपका 12 मंथ्स में, साल में एक बार किया जाता है। ये मंथली वगैरह करके मैंने एक टेबल बना के दिया था, उसमें वगैरह आपको इकट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर भी अगर चाहे तो मैं बता सकता हूं। रेगुलेशन नंबर 88, रेगुलेशन नंबर 88 में ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। होल्ड बैक सेफ्टी डिवाइस, होल्ड बैक सेफ्टी डिवाइस कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है। कन्वेयर बेल्ट में मतलब कि जैसे कि कन्वेयर बेल्ट अगर ऊपर जा रहा है, एक लाइट चली गई तो क्या खड़खड़ा के नीचे चला आएगा? नहीं, उसके लिए होल्ड बैक सेफ्टी डिवाइस लगा है, वो कन्वेयर बेल्ट को नीचे की तरफ मूव होने से रोकता है। ठीक है, तो ये इसी का है। ठीक है, कन्वेयर्स में यूज होता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रू डिप इज 1/2। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/n। ठीक है, और n की ये आपका हो जाता है कितना 1/2 बेसिकली, ये 1/2 है ना इस टाइप से, तो ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा 26.56 डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो थीटा है ये आपका क्या है, ये है आपका डिप एंगल। यहाँ से मैंने डिप एंगल निकाल लिया। ठीक है, जैसे ही डिप एंगल आ जाता है तो एक फॉर्मूला है आपका tan apparent dip is equals to tan fall dip into cos angle of true dip। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 26.56 इंटू cos 60। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 13.98 डिग्री। तो tan 13.98 डिग्री जब निकालेंगे ये आ जाएगा 0.248, जो कि किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 0.25 के बराबर है। और 0.25 कितना है, 1/4 है। इसीलिए आपका 1/4 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। Next, which type of mine roof is characterized by a strong solid rock that requires mineral support? ठीक है, आपका माइन रूफ में किस टाइप का रूफ चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैसिव रूफ चाहिए होता है, जो कि अच्छा खासा मतलब हैवी रूफ होता है, मजबूत रूफ होता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट के बिना भी, मतलब मिनिमम सपोर्ट पर काम करता है मैसिव रूफ। ठीक है, What is the primary cause of bench failure in open pit mines? Open pit mines में bench failure का primary cause क्या है? Poor blasting technique, high grade, high ore grade, heavy equipment, geological discontinuities। तो bench failure का open pit mines में main कारण क्या है? Geological discontinuities के कारण होता है। Next question है Which of the following coal fields is the only coking coal producer? यहाँ पे झरिया करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट आता है, बाकी के नॉन कोकिंग भी पाए जाते हैं बाकी जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइन का गैस का नाम दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज दी है, तो H2S रोटेनेट। ठीक है, तो ए का हो जाता है R। उसके बाद CO2 का आपका हो जाता है वेरी सोल्यूबल, ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, कंबस्टिबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये P हो गया। ठीक है, वैसे ही CO का आपका क्या हो जाता है, ये CO हार्डली सोल्यूबल इन वाटर एंड कंबस्टिबल भी है। ठीक है, एंड इसके बाद N2 है, ये इनर्ट गैस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट दिया हुआ है। साइलोजिकल इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक डैम्प एट 40%। 40% में ब्लैक डैम्प के साइलोजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो मोर फ्रीक्वेंट एंड डीपर ब्रीथिंग, उस केस में आपकी जो सांसें हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका साइलोजिकल इफेक्ट होता है ब्लैक डैम्प का 40% पर। ठीक है,
यहाँ पे पार्ट्स की बात किया है, तो यहाँ पे पार्ट्स को अगर मैं दिखा दूं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका बेसिकली कटिंग पिक्स, तो ए कटिंग पिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका बी क्या है, ये है आपका कटर हेडर एस, है ना। सी क्या है आपका, सी यहाँ पे दिया हुआ है चैन कन्वेयर है, सी सॉरी ये चैन कन्वेयर, एंड डी है आपका गैदरिंग आर्म लोडर्स, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये गैदरिंग आर्म लोडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अ लीडर शैल बी अपॉइंटेड, लीडर मतलब कि जो रेस्क्यू टीम का है ना, उसका लीडर एक होना चाहिए। वो लीडर कौन होता है, सुपरिटेंडेंट आपका लीडर होता है, ठीक है, माइंस रेस्क्यू रूल के अनुसार। तो ये करेक्ट आंसर है। व्हाट विच फैक्टर प्राइमरी अफेक्ट्स द डिस्पर्जन ऑफ एयरबोर्न डस्ट, एयरबोर्न डस्ट के डिस्पर्जन को कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, तो एयर फ्लो पैटर्न्स जो है तो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर, तो माइनेक्स एक प्रकार का माइंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। VOD इज अ टर्म रिलेटेड टू, VOD किससे रिलेटेड है, एक्सप्लोसिव से, ना एयर ब्लास्ट, ना ब्लास्ट वाइब्रेशन, ना एक्सप्लोडर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary advantage of using non-electric detonators? Non-electric detonators को यूज करने का प्राइमरी एडवांटेज क्या है, reduce susceptibility to misfires, misfire की susceptibility को घटाने का काम होता है, ठीक है। रात के 10 बजा दिए हो यार। Which instrument is used to measure the concentration of airborne dust particles? Airborne dust particles का मेजरमेंट करने के, कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेविमेट्रिक सैंपलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following purpose is not fulfilled by using GPS? जीपीएस का इस्तेमाल करते समय कौन सा पर्पस फुलफिल नहीं होता, तो देखिए ना तो एक्सीडेंट एनालिसिस का पर्पस फुलफिल होता है, ना अंडरग्राउंड माइन एनवायरमेंट का पर्पस फुलफिल होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method is commonly used to reduce heat stress in mine? माइंस में हीट स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वेंटिलेशन बढ़ा दो, अच्छी सी बात है, सीधी सी बात है, वेंटिलेशन बढ़ा दो, हीट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब माइंस में कुछ भी डेट और चेंज होना है ना, माइंस का ओनरशिप चेंज होता है या नाम चेंज होता है, तो कितने दिन के भीतर जो है तो नोटिस भेजा जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को, 7 दिनों के भीतर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था सीएमआर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन फॉर लॉन्ग वॉल फेसेस? लॉन्ग वॉल फेसेस के लिए कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन कौन सी नहीं है? ट्रिपैनर, यहाँ पर भी आपका ट्रिपैनर यूज होता है। ट्रिपैनर एक प्रकार की लंबी सी पाइप टाइप से होती है, जो कि लगातार लॉन्ग वॉल में कटिंग का काम करता रहता है, प्लॉ टाइप से होता है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, सरफेस माइनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए जो हुक्का लाइट यूज होता है, उसमें क्या मिक्सचर, वो किस चीज का मिक्सचर होता है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे हैं ना, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 1500 से अधिक जैसे ही वर्कर होते हैं तो हर 1000 पर एक आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में रखना पड़ेगा। वही पूछ रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितना, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर है उसको असिस्ट करने के लिए कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर रखेंगे, हर 1000 पर एक जो रखा जा रहा है, तो कितने से अधिक वर्कर्स होने पर, तो 1500 से अधिक वर्कर्स अगर माइंस में है तो आपको ये करना पड़ेगा हर 1000 पर एक, ठीक है। सब लेवल केविंग मेथड में जो क्वांटिटी ऑफ कोल प्रोड्यूस है पर डे है 3000 टन, एंड टोटल मैन पावर जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए एक शिफ्ट में 50 है। तो कैलकुलेट द ओमेस अज्यूमिंग 3 शिफ्ट्स पर डे, तो यहाँ पे 3000 डिवाइडेड बाय आपका 150 आप कर दीजिए, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब 3 शिफ्ट का 150 कहां से आया, ये 3 शिफ्ट का आया, 50 प्लस 50, 3 शिफ्ट बोला है ना, प्लस 50, तो ये हो गया आपका 20 OMS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर हाँ 20, ठीक है। हो गया खत्म, शाबाश, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके टेक्निकल के सारे क्वेश्चन, जहां पे ऑब्जेक्शन रेज करने मैंने बता दिया है। जहां पे थोड़ा डाउट भी आपको लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ ऑब्जेक्शन रेज करने लायक है, तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.